हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर यूनिट 2 देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड मैप डेटम, जो कि हमारे पास मैप का टॉपिक है। हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस सेक्शन 1 के लिए हमारे पास ये, जिसके अंदर हम देखेंगे एक तो इंट्रोडक्शन कि ये जो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद जियोडेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझेंगे। अर्थ मॉडल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसको समझेंगे हमारे पास। इसी के अंदर जियोड के सिग्निफिकेंस को देखेंगे हम। उसके बाद इलिप्सॉइडल मॉडल देखेंगे हमारे पास। फिर यूज ऑफ जियोइड, स्फीयर और इलिप्सॉइड, क्योंकि अर्थ सरफेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप से डिनोट की जाती है, तो कहाँ पे कौन सा यूज करना है उसके बारे में समझेंगे। फिर हमारे पास विच इज द बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड फॉर यू, मतलब काफ़ी सारे इलिप्सॉइड्स रहते हैं हमारे पास। तो WGS 84 जो है वो भी हमारे पास इलिप्सॉइड का ही एक मेथड है। तो मतलब कि कौन सा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का। तो उस इलिप्सॉइड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्सॉइड अवेलेबल है हमारे पास। तो कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे पास उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद डेटम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल डेटम होता है, वर्टिकल डेटम होता है, उसको समझेंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारे पास जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो ये दोनों सिस्टम्स को भी देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे पास कि mapping involves determining the geographic locations of the features on the earth. This is allowed by transforming them into positions on a flat map using map projection. तो जब हम मैपिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है वो हम मैप पर देख सकते हैं, और हम जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है अर्थ सरफेस के ऊपर, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो हम मैप के ऊपर भी उनका निकाल सकते हैं। द आइडिया ऑफ डिपिक्टिंग द अर्थ ऑन फ्लैट मैप is easy to imagine and even simple to understand, but the actual process of a map projection is really a complex task. क्योंकि जब हम 3D से 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं मैप प्रोजेक्शन के अंदर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेचर होता है उसका। द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद फिजिकल डायमेंशंस इंक्लूडिंग हाइट, विड्थ, डेप्थ, मास एंड डेंसिटी। 3D के जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस को, वो 3 डायमेंशनल है हमारे पास। तो उसकी हाइट भी होती है, विड्थ होती है, डेप्थ भी होती है, मतलब कि 3D फॉर्म होता है उसका। मास और डेंसिटी भी अवेलेबल रहती है सभी फीचर्स की, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स इज इट्स नॉन स्ट्रेट कर्वीलिनियर सरफेस। तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रेट नहीं है हमारे पास, उनका जो शेप है वो लीनियर नहीं है हमारे पास, नॉन लीनियर है, कर्वीलिनियर है हमारे पास। दिस कर्वीलिनियर प्रॉपर्टी एड्स कॉम्प्लेक्सिटी टू मैप प्रोजेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ मॉडल और ग्लोब टू ए फ्लैट सरफेस। तो इसी की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी देखने के लिए मिलता है जब हम मैप प्रोजेक्शन करते हैं हमारे पास, मतलब कि 3D सरफेस से 2D सरफेस पे कन्वर्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि मैप प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम, जो भी अर्थ मॉडल है या फिर जो भी अर्थ 3D सरफेस है वो हम 2D प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं सभी फीचर्स को। ड्यू टू द अर्थ्स कर्वीलिनियर सरफेस, मैप प्रोजेक्शंस ऑलवेज होल्ड a degree of distortion. Here we will discuss about the concepts involved in transforming 3-dimensional earth into 2-dimensional maps on paper and the concept of geoid, ellipsoid and datum. तो इस यूनिट के अंदर हम समझेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के डिस्टॉर्शंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एग्जैक्टली कुछ भी मैच नहीं होता है, तो डिस्टॉर्शन हर चीज़ में देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है हमारे पास, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम जियोइड और इलिप्सॉइड और डेटम के बारे में इस यूनिट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जियोडेसी समझते हैं। जियोडेसी को हम जियोडेटिक्स भी कहते हैं, जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन है विच डील्स विद द मेजरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इन जियोमेट्रिकल एंड ग्रेविमेट्रिकल सेंस। तो जो भी हमारे पास अर्थ सरफेस रहता है या अर्थ का स्ट्रक्चर है, उसके शेप और साइज के बारे में स्टडी करते हैं हमारे पास, जो भी साइंस अवेलेबल है। क्योंकि हम एग्जैक्ट तो हम मैच नहीं कर पाते हैं अर्थ सरफेस को, तो उसके ज्योमेट्रिकल जो सिग्निफिकेंस है और जो ग्रेविमेट्रिकल है, जैसे कि जियोइड के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो इफेक्ट रहता है वो हम चीज़ पढ़ते हैं किसके अंदर, जियोडेसी के अंदर, ठीक है। तो जियोडेसी एक्चुअली क्या है कि द साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, उसको हम जियोडेसी कहते हैं। तो जियोमेट्रिक साइंस क्या होता है हमारे पास, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ सरफेस, द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। तो जो भी अर्थ सरफेस से रिलेटेड है वो जियोमेट्रिक सेंस के अंदर आता है हमारे पास। क्योंकि जियोडेसी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो जियोमेट्रिक सेंस है जो शेप और साइज की पे फोकस करती है हमारे पास, और ग्रेविमेट्री क्या है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द ग्रेविटी पोटेंशियल। क्योंकि आप जानते हो कि अर्थ सरफेस जो है वो काफ़ी सारे फीचर्स या काफ़ी सारी मटेरियल्स को कलेक्ट करता है हमारे पास। तो जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे आयरन
और प्रेजेंट है तो उसका क्या मास बढ़ जाएगा और वहाँ पे डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा हमारे पास। तो इसका जो शेप है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से डिफाइन होता है हमारे पास, ठीक है। अर्थ का जो शेप है उसी को हम जियोइड कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आप समझिए कि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, जियोडेसी कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दो सेंस है, आपको याद रखना है कि जियोडेसी जो है दो की स्टडी है। एक तो हमारे पास ग्रेविमेट्री है जिसके अंदर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को पढ़ते हैं, और जियोमेट्रिक है हमारे पास जिसके अंदर हम शेप और साइज को पढ़ते हैं अर्थ के। एवरी जियोडेटिक मेजरमेंट इज ए फंक्शन ऑफ ग्रेविटी फील्ड विच मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अनलाइक प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जो भी जियोडेटिक मेजरमेंट है हमारे पास वो डिफरेंट होती है हमारे पास, और वो ग्रेविटी फील्ड जो अवेलेबल है अर्थ सरफेस का वो उसका फंक्शन रहता है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट शेप होगा, जहाँ पे कम होता है हमारे पास जो वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस, पॉइंट टू पॉइंट। तो इसी की वजह से हमारे पास जियोमेट्रिक जो जियोडेटिक मेजरमेंट है वो डिफरेंट होता है हमारे पास, ठीक है। अब दो तरीके के सर्वे आपने पढ़े होंगे, एक प्लेन सर्वे पढ़ा होगा, एक हमारे पास जियोडेटिक सर्वे होता है। तो जियोडेटिक सर्वे के अंदर जो भी अर्थ कर्वेचर इफेक्ट रहता है वो कंसिडर किया जाता है। ये जियोडेटिक जो इफेक्ट है, जो जियोडेटिक सर्वे है उसके अंदर जो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो कम एरिया के लिए, अगर हम लेंथ ऑफ मेजरमेंट स्मॉल कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम काफ़ी लंबे स्ट्रेच को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो थोड़ा इफेक्ट करेगा जो भी कर्वेचर ऑफ अर्थ है। तो उसकी वजह से हम जियोडेटिक सर्वे कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे दैट मे बी यूज्ड इन कंपाइलिंग लार्ज स्केल मैप। प्लेन मतलब कैडेस्ट्रियल सर्वे इज कॉमनली परफॉर्म्ड फॉर ए लिमिटेड एरिया, मतलब छोटे एरिया के लिए यूज किया जाता है प्लेन सर्वे। दस अर्थ कर्वेचर मे नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज इट्स रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट ओवर ए स्मॉल एरिया। The lines of a plane survey are determined from ground observations and are mapped as observed without being referred to a spheroid। तो इस पे जो प्लेन सर्वे हम करते हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है हमारे पास, क्योंकि छोटे एरिया का जब हम सर्वे करते हैं तो प्लेन सर्वे, तो मतलब उसको हम प्लेन सर्वे कहते हैं। ऑन द अदर हैंड टोपोग्राफिक मैप्स आर बेस्ड ऑन ए फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द जियोडेटिक सर्वे। तो जब हम टोपोग्राफिक मैप बनाते हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। द ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस आर रेफर टू एज ए स्फेरॉइड एज इट इन्वॉल्व्स ए लार्ज एरिया। तो जब हम प्लेन सर्वे करते हैं तो प्लेन शीट लेके चलते हैं हमारे पास, उसी के बेसिस पर सर्वेइंग होती है। लेकिन जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो उसमें जो सरफेस है अर्थ का उसको हम क्या स्फेरॉइड मान के चलते हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब कि कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है। Consequently, the two kinds of survey usually do not match. The study of geodesy began with mere curiosity, and the never-ending human will be to explain the Earth's unknown through logic. Homer, Pythagoras, Plato, and others all had put efforts to describe the shape of the Earth. ठीक है, तो ये सभी साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने अर्थ के शेप को डिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें होमर ने कहा था कि हेल्ड द आइडिया दैट अर्थ वाज ए लार्ज फ्लैट डिस्क। ठीक है, तो सबकी अलग अलग थ्योरी थी, सबने मतलब कोशिश की थी शेप ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करने की। होमर ने बोला कि लार्ज फ्लैट डिस्क है, जबकि पाइथागोरस जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने कहा कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। ठीक है, उसके अलावा एरिस्टोटल आर्गुमेंट्स फॉर स्फेरिकल अर्थ वाज मोर कंपेलिंग एज ही नोटेड दैट सेलिंग शिप्स ऑलवेज डिसअपीयर इनटू द हॉरिजन रादर देन बिकमिंग स्मॉलर डॉट्स। तो एरिस्टोटल ने फोकस किया कि अर्थ सरफेस अगर फ्लैट होता है हमारे पास तो जो शिप उससे दूर जा रहे हैं वो साइज में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्फेरिकल अर्थ सरफेस रहता है हमारे पास। ठीक है, और इंडियन जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने भी बोला था, मतलब उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने जो स्फेरिकल मॉडल था अर्थ का उसका सरकमफेरेंस मेजर किया था हमने। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने विद ए रिमार्केबल एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ डिटरमाइन किया था। द डिस्कवरी दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज डिस्क्राइब्ड इन हिज फेमस बुक आर्यभट्टिया। तो जैसे कि पता है, अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर के ऊपर खड़े हुए हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अर्थ जो है वो एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है,
और ये टिल्ट भी है वैसे 23.5 डिग्री, बट ये जो रोटेशन है अर्थ का वो वेस्ट टू ईस्ट होता है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। Until about 17th century, the Earth was thought to be a perfect sphere. The change came around 1670 as a consequence of Newton's theory of gravity. तो जब न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं आई थी हमारे पास, तब तक क्या है, अर्थ को परफेक्ट स्फीयर माना जाता था। तो न्यूटन्स ने क्या कहा, proposed that the earth surface slightly buzzed out of the equator due to greater centrifugal force generated by the rotation। तो ये तो पता था कि अर्थ सरफेस जो है वो रोटेट करता है हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसी रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी है हमारे पास वो इक्वेटर पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, इसी की वजह से हमारे पास जो अर्थ सरफेस है वो बल्ज आउट हो जाता है इक्वेटर पे, ठीक है। तो अर्थ सरफेस स्लाइटली बल्ज आउट एट द इक्वेटर ड्यू टू ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय द रोटेशन। तो इक्वेटर पे क्या हमारे पास स्लाइट फ्लैटनिंग एट द पोल्स, तो पोल्स पे फ्लैट हो जाता है और जो अर्थ है बल्ज हो जाती है इक्वेटर पे हमारे पास, ठीक है। ज्योमेट्री डील्स विद द शेप, साइज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फिगर्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप। तो दो चीजें हमने देखी थी जियोडेसी के अंदर, एक तो हमारे पास है ज्योमेट्री, दूसरा हमारे पास ग्रेविमेट्री। तो ज्योमेट्री किसके साथ डील करती है हमारे पास, उसके शेप, साइज और रिलेटिव पोजीशन, जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के, मतलब जो भी शेप की प्रॉपर्टी है उससे डील करती है। लेकिन ग्रेविमेट्री की बात करेंगे तो वो क्या मेजर करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, वही हमारे पास जियोइड सरफेस को डिस्क्राइब करेगा। तो इक्विपोटेंशियल और आइसोपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं वहाँ पर, द पॉइंट्स हैविंग यूनिफॉर्म ग्रेविटी पोटेंशियल ऑन द अर्थ। तो जहाँ पे हमारे पास इक्वल ग्रेविटी पोटेंशियल फोर्स रहेगा हमारे पास, वो उनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो सरफेस बनेगा उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं अर्थ मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो अर्थ irregular surface is difficult to be explained by mathematics. For calculating the position of the earth's feature to effectively represent the shape and size of the earth is scientific and real life application. A calculable formula driven model of the earth is required. तो अर्थ का जो शेप है एक्चुअली वो कोई मैथमेटिकली फिक्स नहीं है हमारे पास, और जब भी हम कोई पोजीशन निकालते हैं या उसकी शेप और साइज को डिटरमाइन करते हैं अर्थ का, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास जो भी मॉडल्स होते हैं अर्थ के, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो फॉर्मूला ड्रिवन हो हमारे पास, ठीक है। तो द क्लोजर ए मॉडल कम्स टू द एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ द बेटर इज इट इज़ फॉर जियोग्राफिक पोजिशनिंग। तो हम उस पर जितने फीचर्स हैं उनकी हम एक्यूरेट पोजिशनिंग कर सकते हैं हमारे पास जब कोई अर्थ का मॉडल अवेलेबल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जियोइड के बारे में समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, कि जियोइड होता क्या है। एक्चुअली जो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसी को हम जियोइड कहते हैं। जियोइड इज एन अप्रोक्सीमेटेड फिगर ऑफ द अर्थ, इन मोर टेक्निकल टर्म्स इट इज ए सी लेवल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको याद रखना है कि जियोइड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनता है हमारे पास। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि द सरफेस ऑन विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिमेन्स इक्विवेलेंट टू इट्स स्ट्रेंथ एट द मीन सी लेवल। मतलब कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है वो हमारे पास जियोइड को कन्वर्ट करता है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वहाँ पे क्या हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो रहता है वो इक्विवेलेंट रहता है किसके, मीन सी लेवल के स्ट्रेंथ के बराबर। तो जो भी मीन सी लेवल रहेगा हमारे पास उसको क्रिएट करके हमारे पास मतलब कि इक्विवेलेंट है। जब आप किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हो कि इक्विवेलेंट है, मतलब कि वो इससे इक्वली है हमारे पास, दोनों सेम ही मान के चलते हैं हमारे पास कि मीन सी लेवल को आगे बढ़ाया जाएगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस को उनके साथ मैच किया जाएगा, तो वो जियोइड सरफेस को जनरेट करते हैं हमारे पास। तो जियोइड सरफेस ऐसा नहीं है कि वो एकदम प्लेन है इस टाइप का, या फिर कोई इलिप्सॉइड या हमारे पास कोई स्फीयर है। वो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता है हमारे पास जियोइड। द ग्रेविटेशनल पुल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ सरफेस, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन इनसाइड द अर्थ। तो जब डेंसिटी जो है अर्थ की वो वेरी करती है, इसीलिए हमारे पास ग्रेविटी फोर्स जो रहता है हमारे पास वो
वेरी करता है हमारे पास, सेम नहीं रहता है हर जगह, इसलिए स्ट्रक्चर जो है वो स्मूथ नहीं बनता है हमारे पास, जो जियोइड सरफेस है हमारे पास। ठीक है, तो इसी की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वेरी करता है हर एक जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज स्ट्रॉन्गर इन एरियाज रिच विद आयरन एंड अदर डेंस मटेरियल। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अनड्यूलेटिंग जियोइड सरफेस विच इज नॉट स्मूथ एंड रेगुलर। तो जहाँ पे आयरन प्रेजेंट रहेगा या कोई डेंस मटेरियल अवेलेबल है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लाई करेगा। इट इज क्लियर दैट अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर बट रादर स्लाइटली इलिप्सॉइड इन द शेप। तो स्फीयर तो नहीं है वहाँ पर अर्थ, लेकिन इलिप्सॉइडल थोड़ा बहुत मैच करता है वहाँ पर अर्थ सरफेस के साथ। फॉर स्मॉल स्केल मैपिंग शेप ऑफ द अर्थ मे बी कंसिडर्ड एज स्फेरिकल इंस्टेड ऑफ इलिप्सॉइड। लेकिन अगर आपको कोई प्लेन सर्वे करना है, मतलब कि छोटे एरिया के लिए सर्वे करना है, तो आप उसको शेप ऑफ द अर्थ को स्फेरिकल ले सकते हो इलिप्सॉइड की बजाय। एक्चुअली ये स्मॉल स्केल मैपिंग है, मतलब कि हमारे पास लार्ज एरिया है। तो जब हम सर्वे की बात करते हैं या फिर मैपिंग की बात करते हैं, तो हम अर्थ सरफेस को एक इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि उसका मैथमेटिकली हम कोई भी पोजीशन कैलकुलेट कर सकें। तो हम अर्थ को क्या स्फेरिकल मान के चलते हैं। प्लेन सर्वे में तो हमारे पास उसका कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसिडर ही नहीं करते। तो ये स्मॉल स्केल मैपिंग है, स्मॉल एरिया के लिए नहीं है। ठीक है, द स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ऑथेलिक स्फीयर विच मे बी डिफाइंड एज ए स्फीयर ऑफ द सेम सरफेस एरिया एज डेट ऑफ इलिप्सॉइड। तो जो अर्थ सरफेस को मतलब कि इलिप्सॉइड के बराबर माना जाता है, मतलब कि ज़्यादातर मैच जो करता है वो इलिप्सॉइड करता है हमारे पास अर्थ सरफेस को। तो उसी एरिया के बराबर अगर किसी स्फीयर को बनाया जाए तो वो ऑथेलिक स्फीयर कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो ऑथेलिक स्फीयर है उसी को हम स्फेरिकल मॉडल मानते हैं अर्थ का। ठीक है, जिसका एरिया जो है वो इलिप्सॉइड एरिया के बराबर रहता है हमारे पास। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको ऑथेलिक स्फीयर क्या होता है, वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कार्टोग्राफर यूज ऑथेलिक स्फीयर फॉर मैपिंग ऑन स्मॉल स्केल दैट इज 1:1 मिलियन और स्मॉलर। ठीक है, तो हमारे पास ये स्मॉल स्केल का मतलब जनरली 1:1 मिलियन मैपिंग की जाती है हमारे पास। ये स्केल है हमारे पास, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि मैप का स्केल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास लार्ज है वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल स्केल रहता है। इसका मतलब इस पर जो डिटेल रहेगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स जो एरिया कवरेज रहेगा वो लार्ज रहेगा हमारे पास। तो ये स्मॉल स्केल है हमारे पास। ठीक है, टूडेज प्रिसीजन GIS is built upon the advance in the modern geodesy and the refreshed knowledge of the earth's true surface, true shape. With satellite imagery and modern physical science, it is evidently established that the earth is a near spherical object that bulges in the middle and flattened at the poles. तो जैसा कि हमने देखा था कि पहले भी कि आर्यभट्ट जो बुक थी हमारे पास आर्यभाटिया, उसके अंदर जो अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है हमारे पास, ये फ्लैटेंड है हमारे पास पोल के पास और बल्ज्ड आउट है हमारे पास इक्वेटर के साथ। ठीक है, ये इक्वेटर है हमारे पास। तो इस टाइप का शेप रहेगा अर्थ का। ये हमारे पास ऊपर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, देख लेते हैं एक बार। न्यूटन्स की वजह से आया था ये हमारे पास। आर्यभाटिया के बुक के अंदर क्या था, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। लेकिन ये जो बल्जिंग वाली बात आई थी वो न्यूटन्स की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के बाद आई थी हमारे पास। ठीक है, कि पोल पर हमारे पास फ्लैट रहेगा और जो इक्वेटर है वहां पर बल्जेस आउट रहती है हमारे पास अर्थ। तो ये जो फिगर बनता है वो इलिप्सॉइड का बनता है हमारे पास। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या इन दिस रिगार्ड इलिप्सॉइड कैन बेस्ट रिप्रेजेंट एन अर्थ एज इट पोजेस ए नियर रिजेम्बलेंस टू इट्स शेप विदाउट द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। तो वैसे तो हमारे पास रेगुलर सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं रहता है सरफेस का, लेकिन हम इसको क्या इलिप्सॉइड मान के चलते हैं, जो कि फ्लैटन पोल पे रहता है और हमारे पास इक्वेटर पे बल्ज आउट रहता है हमारे पास। ए लार्ज स्केल मैप शोज ए स्मॉल लैंड एरिया इन ग्रेट डिटेल्स वेयर एज स्मॉल स्केल मैप लेस डिटेल बट ए लार्ज लैंड एरिया। तो ये सब हमने मैप स्केल प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था क्लास 4 के अंदर। ठीक है, इसी मैप्स की लेक्चर सीरीज के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलिप्सॉइड मॉडल्स की, क्योंकि जियोइड के बारे में समझना जरूरी था क्या होता है, और अभी आगे उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें बात की जाएंगी। लेकिन अभी हम इलिप्सॉइड मॉडल्स की बात करते हैं, क्योंकि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो माना जा रहा है वो इलिप्सॉइड का माना जा रहा है न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की वजह से, कि मिडल पे हमारे पास जो इक्वेटर है वो बल्जेस रहता है हमारे पास शेप,
और फ्लैटन रहता है पोल्स पे, ठीक है। तो इलिप्सॉइडल मॉडल क्या है हमारे पास, अर्थ कुड बी रिप्रेजेंटेड एज इलिप्सॉइड, द अर्थ इलिप्सॉइड इज एन इलिप्स रोटेटेड अपॉन इट्स माइनर एक्सिस विच इज फंक्शनली कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हमें पता है कि अर्थ सरफेस जो है वो माइनर एक्सिस के अबाउट, जो कि इलिप्सॉइड होता है, जैसे मान लीजिए इलिप्सॉइडल शेप है ना, तो इसका जो मेजर एक्सिस रहेगा वो अलोंग द इक्वेटर रहेगा। इसमें देख सकते हैं हम इजिली, ये मेजर एक्सिस रहेगी और ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कम रहेगा वो माइनर एक्सिस है हमारे पास। जो छोटी एक्सिस रहेगी वो माइनर एक्सिस है और जो बड़ी एक्सिस रहेगी वो हमारे पास मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो इक्वेटर के अलोंग जो रहती है वो मेजर एक्सिस रहती है। अब ये हाफ है हमारे पास, इसलिए सेमी मेजर एक्सिस, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आगे यूज होगा हमारे पास, ठीक है। इससे हम फ्लैटिंग निकालेंगे आगे जाके, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ए और बी ये इंपॉर्टेंट नोटेशंस है हमारे पास, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ए से रिप्रेजेंट की जाती है और जो सेमी माइनर एक्सिस है वो बी से रिप्रेजेंट की जाती है हमारे पास, ठीक है। और ये जो अर्थ रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारे पास, वो माइनर एक्सिस रहती है हमारे पास, ये भी याद रखना है आपको। The purpose of a mathematical model is to simplify calculations since an ellipsoid is a two-dimensional shape and an ellipsoid is a more complex थ्री-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इलिप्स जो है हमारे पास वो टू डायमेंशनल है, लेकिन इलिप्सॉइड जो है वो थ्री डायमेंशनल है, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर रखता है हमारे पास, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। वी यूटिलाइज द फिगर ऑफ एन इलिप्स टू अचीव द मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। तो इलिप्स जो है वो टू डायमेंशनल है, जिसको हम कंसिडर करते हैं जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास, जिससे कि ईजी हो जाता है हमारे पास। थ्री डायमेंशनल के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर रहता है हमारे पास। रोटेटिंग दिस इलिप्स अबाउट द पोलर एक्सिस, ये हम देख सकते हैं कि ये पोलर एक्सिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास, विद वुड आउटलाइन ए थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड एन ऑब्लेट ऑब्लेट इलिप्सॉइड, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो ये सब जो टर्म्स हैं वो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में देखने के लिए मिलती हैं, तो आप समझने हैं कि कौन सी टर्म क्या है हमारे पास। जो इलिप्स है वो तो हमारे पास टू डायमेंशनल है, जब आप इसको रोटेट करोगे तो एक इलिप्सॉइड का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्लेट इलिप्सॉइड कहते हैं, या फिर उसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं हमारे पास। और ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का हाफ है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो द ellipsoid's flattening causes two unequal axes, a longer axis and a shorter axis. The north to south axis through the Earth's core is the shorter axis and as such is called the minor axis or polar axis. The east to west axis through the Earth's core is longer axis and is called the major or equatorial axis. तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम इलिप्स मानते हैं अर्थ सरफेस को, तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनर एक्सिस होगी। माइनर एक्सिस को हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं, और ये क्या नॉर्थ टू साउथ रहेगी हमारे पास, ठीक है। पोल्स टू पोल रहेगी, तो याद रहेगा आपको कि पोलर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। और ये हमारे पास फ्लैटनिंग की वजह से मेजर एक्सिस है ये हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या सेमी मेजर एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये हमारे पास क्या सेमी माइनर एक्सिस है। जो मेजर एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस भी कहते हैं। द फ्लैटनिंग ऑफ ए इलिप्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिफरेंस इन बोथ सेमी मेजर एक्सिस हाफ द मेजर एक्सिस ए एंड सेमी माइनर एक्सिस हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लैटनिंग हम डिफाइन करते हैं वो क्या होती है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ए क्या है हमारे पास, मेजर एक्सिस है, ठीक है। सॉरी, सेमी मेजर एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि हम जो डिवीजन करते हैं वो सेमी मेजर एक्सिस से करते हैं, सेमी माइनर एक्सिस से नहीं करते। तो हो सकता है कि एग्जाम में फ्लैटनिंग न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अर्थ फ्लैटनिंग इज द समटाइम डिस्प्लेड एज ए रेसिप्रोकल, जिसको हम इनवर्स फ्लैटनिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए माइनस बी बाई ए से रिप्रेजेंट किया गया, तो इनवर्स फ्लैटनिंग क्या है, इसका इनवर्स हो जाता है वन बाई एफ, मतलब कि ए अपन में ए माइनस बी की वैल्यू रहती है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो इनवर्स फ्लैटनिंग है इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे पास। जैसे जैसे हम आगे देखेंगे उसमें समझ आ जाएगा आपको कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फ्लैटनिंग निकालना आना चाहिए। तो मान लीजिए किसी भी
इलिप्सॉइड की फ्लैटनिंग 0.000389831 है, तो जब हम इनवर्स फ्लैटनिंग कहेंगे तो 1:295 है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको, ये तो फ्लैटनिंग हो गई और ये हमारे पास इनवर्स फ्लैटनिंग हो गई हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 295 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, इनवर्स फ्लैटनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फॉर्मूला फॉर इनवर्स फ्लैटनिंग हमने देख लिया, A/A-B होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। अब हम फिगर 3 देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है। कि जैसे जैसे हमारे पास ये जो इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो उसका जो फ्लैटनिंग वैल्यू है, जो एफ की वैल्यू है, वो डिक्रीज होती जा रही है हमारे पास। पहले आप देखोगे कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। जब 0 होगा तो वो जो शेप रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिसकी ज़्यादा हमारे पास फ्लैटनिंग बढ़ती जा रही है वो हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, मतलब कि वो इलिप्सॉइड शेप में कन्वर्ट होता जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जिसकी फ्लैटनिंग वैल्यू ज़्यादा रहेगी हमारे पास, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, उतना ज़्यादा इलिप्सॉइड फ्लैटन मतलब इलिप्सॉइड शेप को रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। तो इसमें देख सकते हो आपकी जो पोलर एक्सिस रहती है, माइनर एक्सिस रहती है, वो स्लाइटली शॉर्टर रहती है देन द ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटोरियल एक्सिस मेजरमेंट। न्यूटन इन द 17th century had predicted the flattening to about 1:100 1:300 जो है वो इक्वेटोरियल एक्सिस का है। मतलब कि न्यूटन ने फ्लैटनिंग कितनी निकाली थी, 1/300 निकाली थी, ठीक है। लेकिन जो अभी एक्चुअल में मेजरमेंट है आज के डे में, वो हमारे पास 1:298 है, मतलब कि बहुत क्लोज निकाली थी उसने, न्यूटन ने। ये जो 1:300 था, ये इक्वेटोरियल एक्सिस का निकाला था, और यही हमारे पास इक्वेटोरियल एक्सिस का पार्ट देखा जाए तो इंडिया की जो जो अर्थ का फ्लैटनिंग है वो 1:298 था हमारे पास इक्वेटोरियल एक्सिस का। तो ये हमारे पास फ्लैटनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्लैटनिंग पूछा जाता है हमारे पास एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम 5th टॉपिक पर चलते हैं इस यूनिट के, वो है हमारे पास यूज ऑफ जियोइड, स्फीयर एंड इलिप्सॉइड। तो जनरली देखा गया है कि जियोइड, स्फीयर और इलिप्सॉइड जो यूज किए जाते हैं हमारे पास अर्थ सरफेस को डिफाइन करने के लिए या उसकी शेप को डिफाइन करने के लिए। अब इनका भी डिफरेंट सिग्निफिकेंस रहता है, तो वो चीज़ समझेंगे इसके अंदर। जियोइड इज कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस फ्रॉम विच एलिवेशंस और हाइट्स कैन बी मेजर्ड, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो जियोइड सरफेस को जनरेट करता है हमारे पास। उसी से हमारे पास जो भी जियोइड सरफेस रहेगा अर्थ का, उससे हम हाइट मेजरमेंट करते हैं हमारे पास। तो जिस किसी का भी हम एलिवेशन निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर उसका हाइट निकालते हैं, तो हम जियोइड सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। इट इज द रेफरेंस सरफेस फॉर द ग्राउंड सरफेस। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस आर मैप्ड विद द रेफरेंस टू द जियोइड सरफेस। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन किससे निकाली जाती हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, हमारे पास जियोइड सरफेस के रेफरेंस में निकाली जाती हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशंस आर लेटर एडजस्टेड टू द ellipsoid surface because the irregularities on the geoid surface would make projection and other mathematical computations extremely complex. On the other hand, elevations are determined with reference to the geoid surface. तो जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालते हैं तो उसका जो जियोइड सरफेस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको चेंज करके हम क्या करते हैं, इलिप्सॉइडल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हमारे पास, ठीक है। जियोइड के रेस्पेक्ट में निकाल के हम इलिप्सॉइडल रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिससे कि जो फ्लैटनिंग है वो थोड़ा सा, फ्लैटनिंग नहीं मतलब कि स्मूथनिंग जो है वो सरफेस मिल सके हमारे पास। तो इरेगुलरिटी होती है हमारे पास किसके अंदर, जियोइड सरफेस के अंदर, उससे क्या काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाता है मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो जो एलिवेशंस है वो तो हम जियोइड सरफेस के साथ ही रखते हैं, उसी के रेफरेंस में निकालते हैं हमारे पास। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात आती है तो हम उसको इलिप्सॉइडल सरफेस के साथ एडजस्ट करते हैं बाद के अंदर, ठीक है। ऑर्थलिक सरफेस हमने देखा था कि जिसका जो एरिया है वो हमारे पास सेम है एज कम्पेयर टू इलिप्सॉइड। एरिया नहीं, सरकमफरेंस था हमारे पास, जो दोनों इक्वल रखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो ऑर्थलिक सरफेस स्फीयर कहलाता है हमारे पास। इज द रेफरेंस सरफेस फॉर स्मॉल स्केल मैप्स ऑफ द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज एरियाज। तो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन से ईजी हो जाए हमारे पास, उसके लिए स्फीयर लेते हैं जिसका सरकमफ्रेंस क्या है हमारे पास, इलिप्सॉइड के बराबर लेते हैं हमारे पास। क्योंकि इलिप्सॉइड जो है वो
अर्थ को ज़्यादा फ्लैटनिंग, जो कि पोल के अवेलेबल पोल पे फ्लैट रहता है हमारे पास, और इक्वेटोरियल पे बल्जेज आउट रहता है, जो इलिप्सोइडल शेप बनाता है हमारे पास। उसी के बराबर हम क्या ऑथलिक स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड इलिप्सॉइड इज नेग्लिजिबल व्हाइल मैपिंग लार्ज एरियाज ऑन द पेज साइज मैप्स। तो जब हम लार्ज एरिया को मैपिंग आउट करते हैं तो ऑथलिक स्फीयर कंसीडर करते हैं अर्थ सरफेस को। तो ये हम सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि कौन सा शेप जो है अर्थ को बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी क्वांटिटी या कौन सी चीज़ निकालने के लिए यूज किया जाता है अर्थ सरफेस को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो हमने जियोइड के बारे में देखा, अब हम ऑथलिक स्फीयर को देख रहे हैं कि किस पर्पज़ के लिए इसका रेफरेंस लिया जाता है हमारे पास। तो जब भी हमें लार्ज एरिया की मैपिंग करनी होती है तो ऑथलिक स्फीयर यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शन इक्वेशंस फॉर द इलिप्सॉइड देन ए स्फीयर। तो जब हम मैप प्रोजेक्शन करते हैं हमारे पास तो भी स्फीयर पर्पज लिया जाता है, क्योंकि इलिप्सॉइड के केस में हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है हमारे पास। इन एडिशन द स्फेरिकल एंड इलिप्सॉइडल इक्वेशंस फॉर ए पर्टिकुलर मैप प्रोजेक्शन प्रोवाइड द सेम रिजल्ट फॉर ए स्मॉल स्केल 1:1 मिलियन मैप्स। तो जब हम स्मॉल स्केल के जब मैपिंग करते हैं तो वो हमारे पास सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास। तो जब हमने मैप प्रोजेक्शन चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने काफ़ी टाइप्स की प्रोजेक्शंस पढ़ी थी हमने, तो उसमें देखा था कि जो भी हम अर्थ का सरफेस ले रहे थे या अर्थ का शेप ले रहे थे वो हम स्फीयर ले रहे थे। तो उसका यही रीज़न है कि इलिप्सॉइडल लेते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है हमारे पास, और जब लार्ज एरिया का मैपिंग करते हैं तो जनरली सिमिलर हमारे पास रिजल्ट मिलता है हमारे पास जब हम स्मॉल स्केल मैपिंग करते हैं हमारे पास, ठीक है। लार्ज एरिया और स्मॉल स्केल एक ही है हमारे पास। ये सब हमने मैप स्केल के अंदर देखा था क्लास 4 के अंदर। ए स्फीयर प्रोव्स adequate along the equatorial plane but fails at the location closer to the poles। तो ये ज़्यादातर जो स्फीयर है वो प्रूव करता है हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन पे, लेकिन पोल्स के लिए हमारे पास इतना क्लोज लोकेशंस प्रोवाइड नहीं करता है। विद लार्ज स्केल मतलब 1:10,000 मैप्स, मतलब ये लार्ज स्केल हो गया, स्मॉल एरिया को कवर करेगा, जिसका हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा है वो हमारे पास लार्ज स्केल कहलाता है। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन the spherical and ellipsoidal approximations can be significant and hence we need to take the Earth's oblateness into account। तो जब हम लार्ज स्केल की मैपिंग करते हैं हमारे पास तो इतना दिक्कत नहीं होता है, हम उसको स्फीयर कंसिडर करते हैं एज कम इन रेस्पेक्ट ऑफ द इलिप्सॉइड। बट जब हम लार्ज स्केल मैप करते हैं, मतलब वहाँ पे स्मॉल स्केल मैप था, लार्ज एरिया कवरेज था, जब हम छोटे एरिया के लिए मैपिंग करते हैं, लार्ज स्केल मैपिंग करते हैं, तो डिफरेंस जो है वो इलिप्सॉइडल और स्फेरिकल अप्रोक्सीमेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, मतलब सिग्निफिकेंट होता है हमारे पास। तो हम अर्थ के ऑब्लेटनेस को अकाउंट करना पड़ता है हमारे पास, मतलब हम उसकी कर्वेचर को काउंटर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे अर्थ के कर्वेचर को, मतलब उसकी ऑब्लेटनेस को हम अकाउंट में फॉर करते हैं। तो हमने जियोइड के बारे में देखा, स्फीयर के बारे में देखा, अब हम इलिप्सॉइड के बारे में देखते हैं। द इलिप्सॉइड ऑल्सो रेफर टू एज ए स्फेरॉइड इज मच बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द शेप ऑफ द अर्थ देन द स्फीयर। द पोल्स आर स्लाइटली फ्लैटेंड एंड इक्वेटर बल्जेस। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करता है। अनलाइक द स्फीयर द इलिप्सॉइड कैन हैंडल डिसिमिलर डायमेंशंस। तो हमारे पास इलिप्सॉइड अगर हम अर्थ सरफेस को कंसिडर करते हैं तो जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास हैंडल ईजिली हो जाती हैं, और ये जो इलिप्सॉइडल नेचर है हमारे पास वो मच बेटर अप्रोक्सीमेशन है अर्थ के शेप का। तो हमने तीनों स्ट्रक्चर के, तीनों मॉडल के बारे में देखा, तीनों शेप के बारे में देखा कि कब हम जियोइड को यूज करते हैं, कब हम स्फीयर को यूज करते हैं और कब हम इलिप्सॉइड को यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलिप्सॉइडल मॉडल है या फिर हमारे पास जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलिप्सॉइड अवेलेबल है, वो बेस्ट रेफरेंस हमारे पास कौन से एरिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जीआईएस एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, प्रोडक्ट हैज इज बेस्ड अपॉन द रेफरेंस इलिप्सॉइड। तो ये सभी क्या रेफरेंस किसको मान के चलते हैं, इलिप्सॉइड के बेसिस पर रहता है हमारे पास। अगर आप जीपीएस की भी बात करोगे वो भी इलिप्सॉइड के ऊपर रहता है हमारे पास, ठीक है। विच इज डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड इलिप्सॉइड विद मेजर्ड पैरामीटर्स। ओवर द ईयर्स numerous
reference ellipsoid have been developed by various geodesists with measurements taken at different source point on the earth. तो हमारे पास क्या है कि जो इलिप्सॉइडल नेचर है हमारे पास अर्थ सरफेस का, वो हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलिप्सॉइड का ग्रो हुआ है हमारे पास, डेवलप हुआ है हमारे पास ये जो इलिप्सॉइडल मॉडल है, क्योंकि एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है हमारे पास कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं हमारे पास या फिर कौन सा इलिप्सॉइड यूज कर रहे हैं हमारे पास. एटलीस्ट 20 डिटर्मिनेशंस ऑफ अर्थ रेडियाई and flattening have been attempted from measurements taken widely at different locations. The foremost purpose of these various determinations is to develop a best fit model for a specific part of the earth compromising accuracy over other parts. तो accuracy के वजह से हमारे पास काफ़ी सारे types of ellipsoid बन चुके हैं हमारे पास. Values for 10 different ellipsoid used as basis for mapping in various parts of the world are listed in the table 1. तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट इलिप्सॉइड है हमारे पास मैपिंग के लिए जो अवेलेबल हैं. सबसे पहले देखिए एरी है, एवरेस्ट है, बेसल है, क्लार्क है. ये हमारे पास ईयर है कब हमारे पास इसका डेवलपमेंट हुआ था. अब यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है. सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू अवेलेबल है, सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू अवेलेबल है. तो ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है. अब पोलर फ्लैटनिंग मतलब फ्लैटनिंग इन्होंने निकाली है, इनवर्स फ्लैटनिंग. अगर आप इससे रिप्रेजेंट करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन में ए माइनस बी. ए हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है और बी हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है. तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे वो आपको कितनी मिलेगी, 299.32. ए की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, बी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है. तो ये पोलर फ्लैटनिंग कितना हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, 1:f मतलब कि 299.32. ठीक है. वैसे ही क्या हर एक इलिप्सॉइड के लिए निकाला गया है और सबसे जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन माना जाता है वो है हमारे पास WGS 84. ठीक है. तो ये हमारे पास वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम में 1984 में डिस्कवर हुआ था, तो उसकी वजह से WGS 84 बोला जाता है. और ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है हमारे पास मीटर्स के अंदर, और ये सेमी माइनर एक्सिस है हमारे पास. और फिर जब इसका फ्लैटनिंग आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1:298.257. मतलब एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 298.257. एफ मतलब कि क्या है, ए अपॉन में ए माइनस बी. ठीक है. तो WGS 84 के बारे में आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा यूनिवर्सली शो करता है हमारे पास, पूरे वर्ल्ड को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इसलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है WGS 84 सिस्टम को. These reference ellipsoid are only slightly dissimilar because of the differences in source data locations. Certain reference ellipsoid work better than other for certain applications and for certain regions. तो ये जितने भी ellipsoid हैं वो उस वजह से डेवलप हुए हैं क्योंकि ये जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगा उस एरिया के लिए, डिफरेंट रीजन्स के लिए, हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट इलिप्सॉइड जो हैं वो बेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं. तो उसकी वजह से इन सभी इलिप्सॉइड का डेवलपमेंट हुआ है. For example, you should choose reference ellipsoid average 1830 for ASEAN GIS products because this ellipsoid is more suited for ASEAN region. अगर आप एशियन रीजन में कोई सर्वे कर रहे हो या फिर आप कोई भी ellipsoid यूज करना चाह रहे हो तो वो आपको कौन सा यूज करना चाहिए, एवरेस्ट 1813, क्योंकि ये बेस्ट रिप्रेजेंट करता है एशियन रीजन को. ठीक है. Whereas for other regions some other reference ellipsoid may be more suitable. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लीजिए ये हमारे पास जियोइड शेप हो गया, अर्थ की शेप हो गई. अब आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के पास कोई सर्विंग करना है तो आपको कौन सा बेस्ट इलिप्सॉइड यूज रहेगा, इलिप्सॉइड फिटिंग इंडिया, जो कि ग्रीन कलर में रिप्रेजेंटेड है. ठीक है. जो कि यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है इलिप्सॉइड फिटिंग नॉर्थ अमेरिका, ये वाला है हमारे पास. तो डिफरेंट डिफरेंट इलिप्सॉइड यूज किए जाते हैं. यहाँ पे आपका इंडिया को जो जियोइड सरफेस और इलिप्सॉइड कॉमन हो जाए हमारे पास, उस टाइप का इलिप्सॉइड यूज किया जाता है. अगर आप इंडिया का यूज कर रहे हो तो आप ये ग्रीन वाला यूज करोगे. अगर आप नॉर्थ अमेरिका पे कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो आप ये वाला इलिप्सॉइड यूज करोगे हमारे पास. तो ये देखोगे आपकी इसकी फ्लैटनिंग ज़्यादा होगी और इसकी फ्लैटनिंग कम है हमारे पास. तो फ्लैटनिंग के बेसिस पे हमारे पास इलिप्सॉइड का डेवलपमेंट हुआ है और उसी की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलिप्सॉइड यूज किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए हमारे पास. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे एक इलिप्सॉइड बेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है वो दूसरे रीजन्स में नहीं कर सकता है हमारे पास.
ठीक है। लेकिन जो बेस्ट फिटिंग है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरियाज में जो इलिप्सॉइड यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास WGS84, और आप उसकी वैल्यू भी याद रख सकते हो 298.257, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो WGS84 है वो मोर यूनिवर्सल है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेफरेंस इलिप्सॉइड। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम सैटेलाइट ऑर्बिटल डेटा एंड कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन द अर्लियर ग्राउंड मेजरमेंट डिटर्मिनेशंस। ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है ये हमारे पास इलिप्सॉइड। Although it gives the best fit ellipsoid for the entire earth, it may not offer best fit for a particular part of the earth। ये किसी पर्टिकुलर अर्थ या पार्ट की बात नहीं करता, ये हमारे पास बेस्ट फिट है हमारे पास अर्थ शेप को इलिप्सॉइड में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे हमारे पास जियोइड सरफेस और इलिप्सॉइड सेम हो जाता है, उस इलिप्सॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चूज करते हैं हमारे पास। और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका और जियोइड शेप इक्वल है, यहाँ पे हम सिमिलर है हमारे पास, और यहाँ पे इंडिया का जो इलिप्सॉइडल है और जियोइड जो शेप है वो सिमिलर है हमारे पास, तो उसी बेसिस पे हम इलिप्सॉइडल चूज करते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट रेफरेंस इलिप्सॉइड कौन सा हमें चूज करना चाहिए वो चीज़ हमने देख ली। अब हम डेटम के बारे में समझते हैं। दो टाइप्स के डेटम होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डेटम, एक हमारे पास वर्टिकल डेटम होता है। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं डेटम का। तो डेटम एक्चुअली होता है क्या है, जो कि पोजीशन, ओरिएंटेशन और स्केल रिलेशनशिप रखता है विद रेफरेंस टू द ऑफ ए रेफरेंस इलिप्सॉइड टू द अर्थ। तो जब आप मान लीजिए किसी की हाइट मेजर कर रहे हो या एलिवेशन निकाल रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर डेटम के रेफरेंस में निकालते हो। तो जिस रेफरेंस इलिप्सॉइड के की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास अर्थ से क्या रिलेशनशिप रखता है, मतलब पोजीशन, ओरिएंटेशन और स्केल, क्या मतलब उसका रिलेशनशिप है अर्थ सरफेस से, जो भी हम रेफरेंस इलिप्सॉइड ले रहे हैं तो वो डेटम कहलाता है हमारे पास। ठीक है, इन सर्वेइंग और जियोडेसी ए डेटम इज ए रेफरेंस ऑन द अर्थ सरफेस अगेंस्ट विच पोजीशंस आर मेजर्ड। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर डेटम लेते हैं जिससे हम हर एक फीचर की या ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हैं हमारे पास। Datum also defines the origin of coordinate system from where the measurements are made. A datum can be associated with one or more earth model for determining the position. तो जो डेटम है वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा अर्थ मॉडल के लिए भी, या एक या एक से ज़्यादा डेटम या अर्थ मॉडल जो है हमारे पास, अर्थ मॉडल हमने देखे थे, इलिप्सॉइडल हो गया हमारे पास, ऑर्थलिक स्फीयर हो गया हमारे पास, जियोइड हो गया। तो ये सब क्या अर्थ मॉडल्स से हमारे पास जो अर्थ शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी एसोसिएट हो सकता है उसके साथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लोकली डेवलप्ड रेफरेंस डेटम्स अराउंड द वर्ल्ड, यूजुअली रेफरेंस टू सम कन्वीनियंट लोकल रेफरेंस पॉइंट। ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ कैन हैव सब्सटेंशियली डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डिपेंडिंग ऑन द डेटम यूज्ड टू मेक द रिप्रेजेंटेशन। तो जब आप किसी की हाइट निकाल रहे हो, मान लीजिए आपने इसकी हाइट इस डेटम से निकाली, डेटम 1 से आपने इसका रेफरेंस लिया तो इसकी 5 मीटर आई। फिर आपने क्या दूसरा डेटम लिया ये वाला, जिससे आपकी इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई। तो आप डिफरेंट डेटम यूज करोगे तो डिफरेंट वैल्यू मिलती है आपको। तो जब आप डिफरेंट डेटम यूज करोगे या डिफरेंट इलिप्सॉइड यूज करोगे तो आपको देखने के लिए क्या डिफरेंट उसकी पोजीशन वैल्यू देखने के लिए मिलेगी हमारे पास। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी पॉइंट के ऑन द अर्थ सरफेस। रेफरेंसिंग जियोडेटिक कोऑर्डिनेट्स टू द रॉन्ग डेटम कैन रिजल्ट इन पोजीशन एरर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर। अगर आपने कोई रेफरेंस या डेटम जो है वो रॉन्ग चूज कर लिया तो आपको इनएक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगी हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक की। डिफरेंट नेशंस एंड एजेंसीज यूज डिफरेंट डेटम्स at the basis of for coordinate system used to describe position. Present day datums based on increasingly accurate measurements of the earth are intended to cover large areas. तो अगर आप लार्ज एरिया को कवर कर रहे हो और उसकी मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको क्या है उसकी जो पोजीशंस हैं, आजकल ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए हैं जो एक्यूरेटली आपको मेजर करके देते हैं हमारे पास। जियोडेटिक डेटम्स आर जनरली क्लासिफाइड एज इधर एक जियोसेंट्रिक डेटम और ए लोकल जियोडेटिक डेटम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जियोडेटिक डेटम जो भी डेटम है हमारे पास उसको हम जियोसेंट्रिक डेटम या फिर जियोलॉजिकल लोकल जियोडेटिक डेटम में क्लासीफाई करते हैं हमारे पास दो टाइप्स के। अब जैसे कि नाम से पता है लोकल वाला हमारे पास इतना एक्यूरेसी के लिए यूज़ नहीं होता, लोकल पॉइंट रेफरेंस चाहिए तो आप लोकल जियोडेटिक डेटम यूज कर सकते हो हमारे पास। लेकिन जो जियो सेंट्रिक डेटम है
वो हमारे पास ग्लोबली सेंटर्ड और एडिक्वेटली अप्रोक्सीमेट द अर्थ साइज एंड शेप एज ए होल। तो जियोसेंट्रिक डेटम जो है वो अर्थ के एक्चुअल साइज और शेप को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, ग्लोबली सेंटर्ड रहता है हमारे पास। द सेंटर ऑफ द रेफरेंस इलिप्सॉइड कोइंसाइड विद द अर्थ सेंटर ऑफ मास। तो जियोसेंट्रिक डेटम के लिए आप देख सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास है और जो हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ रेफरेंस है इलिप्सॉइड का वो कोइंसाइड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, जो थिन लाइन है हमारे पास, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मीन सी लेवल, मतलब कि जियोइड सरफेस को रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पास। यहाँ पे आप देखोगे कि मीन सी लेवल और इलिप्सॉइड जो है वो सिमिलर है हमारे पास, और हमने एक रेफरेंस इलिप्सॉइड लिया जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है अर्थ सरफेस को, और यही हमारे पास क्या हो गया, जो सेंट्रिक डेटम हो गया हमारे पास, जो कि अर्थ के सेंटर मास को और इसका जो सेंटर ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास कोइंसाइड करते हैं एक पॉइंट पे। तो ये जियोसेंट्रिक डेटम हो गया, जो कि पूरे हो ग्लोबली सेंटर्ड रहता है हमारे पास, जो कि अर्थ के एक्चुअल साइज और शेप को डिस्क्राइब करता है हमारे पास। तो आप समझिए कि जब हम किसी एक डेटम की बात कर रहे हैं जो पूरे अर्थ को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है, और लोकल डेटम क्या रहेगा, आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया पर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको क्या एक्यूरेसी ज़्यादा देखने के लिए मिले, और दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे आपको एक्यूरेसी इतनी देखने के लिए ना मिले। तो ये क्या लोकल जियोडेटिक डेटम है। लेकिन हम अगर पूरे होल अर्थ की बात करते हैं, जो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देगा उसको, और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो रेफरेंस इलिप्सॉइड के सेंटर से कोइंसाइड करता है, वो हमारे पास जियोसेंट्रिक डेटम कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो अब आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा कि जियोसेंट्रिक डेटम और लोकल जियोडेटिक डेटम में क्या डिफरेंस है हमारे पास। मीन सी लेवल क्या रेफर करता है, एवरेज हाइट ऑफ ओशियन सरफेस बिटवीन द मीन हाई टाइड एंड द मीन लो टाइड। तो जो भी मीन सी लेवल क्या रिप्रेजेंटेशन है कि बहुत अप्रोक्सीमेटली 19 ईयर्स तक एवरेज आउट करते हैं हम हाई टाइड और मीन टाइड की जो भी रीडिंग रहती है हमारे पास, मतलब उसकी हाइट को अगर आप मेजर करोगे तो वो आपको उसका एवरेज आउट करने के बाद जो एवरेज हाइट मिलेगी वो मीन सी लेवल को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक हम मेजर करते हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं करते हैं हमारे पास, 19 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली इसको करते हैं, ठीक है। ए लोकल जियोडेटिक डेटम इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज ए पर्टिकुलर रीजन वेयर द रेफरेंस इलिप्सॉइड एंड द अर्थ शेप कोइंसाइड। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थ के शेप और जो रेफरेंस हम इलिप्सॉइड ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। द सेंटर ऑफ इलिप्सॉइड इज ऑफन लोकेटेड away from the earth center of mass, thereby providing a poor representation of the earth as a whole। लेकिन जियोसेंटर की बात करेंगे तो वो पूरे अर्थ के लिए एक गुड रिप्रेजेंटेशन है, बेस्ट फिटिंग के लिए हमारे पास। लोकल जियोडेटिक है, एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन के लिए हम दोनों को कोइंसाइड कराते हैं, जियोड शेप को और रेफरेंस इलिप्सॉइड को हमारे पास, या फिर रेफरेंस डेटम को हमारे पास, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ द जियोडेटिक डेटम्स offers a degree of user control as it relates to which datum suits the application or location best. This form of user control surrounds the act of selecting a location specific datum based on individual characteristics rather than using a more general datum। तो जनरली एक स्पेसिफिक रीजन को, एक स्पेसिफिक लोकेशन को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देता है, उस जनरली उस डेटम को प्रेफर करते हैं हमारे पास, जिससे कि एक्यूरेसी ज़्यादा मिले हमारे पास। होल अर्थ की बात नहीं करते हैं या फिर जनरल डेटम की बात नहीं करते हैं हमारे पास। तो देयर आर 2 फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटम, एक हॉरिजॉन्टल डेटम है, एक हमारे पास वर्टिकल डेटम होता है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल डेटम के बारे में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डेटम्स एम्पावर द यूजर विद ए जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग एक्यूरेट पॉइंट पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल डेटम के लिए हमारे पास एक जियोग्राफिक डेटा सिस्टम रहता है जो कि एक्यूरेसी किसी भी पॉइंट पोजीशन की प्रोवाइड करता है हमारे पास। इट कैन टेक ऑन बोथ जियोसेंट्रिक एंड लोकल जियोडेटिक फॉर्म्स। ये हमारे पास दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, जियोसेंट्रिक भी हो सकता है और लोकल जियोडेटिक फॉर्म्स भी हो सकता है हमारे पास, या लोकल जियोडेटिक डेटम भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल डेटम्स कवर लार्ज जियोग्राफिक एरियाज, दे आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर सिंप्लिसिटी एंड लोकल डेटम रेफरेंस। तो आपने ये डेटम सुने होंगे, नेट 27 और हमारे पास ED50, मॉडिफाइड एवरेस्ट, ये सब क्या है, लोकल डेटम रेफरेंस है जो हॉरिजॉन्टल डेटम को एम्पावर करते हैं हमारे पास। द वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984 WGS 84 की बात करते हैं हमारे पास। इज कंसिडर्ड ए ग्लोबल डेटम दैट डिफाइंस ए फिक्स्ड
ग्लोबल रेफरेंस फ्रेम फॉर द अर्थ। तो जैसे कि हमने देखा है WGS84 जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है और ज़्यादा मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लिए रहता है हमारे पास, ग्लोबली रेफरेंस फ्रेम रहता है हमारे पास इसका, ठीक है। WGS84 is based upon the ellipsoidal parameters of the geodetic reference system of 1980। तो ये जो लाइंस हैं इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखा है गेट ज्योमेट्रिक्स का, तो आपको अच्छे से समझना है इसको। सिंपल है हमारे पास कि जो अर्थ शेप को बेस्ट रिप्रेजेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हर एरिया पे वो हमारे पास क्या रखता है, जियोइड शेप से सिमिलर रखता है हमारे पास। तो वो जो बेस्ट फिटेड इलिप्सॉइड रहता है वो WGS84 है, जो अप्रोक्सीमेटली अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास इसके जो इलिप्सॉइडल पैरामीटर हैं वो किसके बेसिस पर हैं, जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम GRS ऑफ 1980। WGS84 इज यूज्ड फॉर GPS सैटेलाइट्स। तो GPS सैटेलाइट जो है वो WGS84 रेफरेंस डेटम को यूज करते हैं हमारे पास। इज डिफाइंड बाय ए ग्रेविटी मॉडल ऑफ द अर्थ। दूसरा हमारे पास वर्टिकल डेटम, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डेटम का हमने देख लिया कि उससे हम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पोजीशन की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डेटम देखे जो कि जियोसेंट्रिक भी हो सकते हैं और लोकल जियोडेटिक डेटम भी हो सकते हैं हमारे पास। वर्टिकल डेटम की बात करते हैं। एज ए हॉरिजॉन्टल डेटम रिक्वायर्स ए रेफरेंस ग्रिड ऑन विच ऑल कोऑर्डिनेट्स अबाइड। ए वर्टिकल डेटम डिमांड्स ए कंटीन्यूअस consistent reference from which topographical elevation and bathymetric depth are measured। तो उससे हम क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम वर्टिकल पोजीशन या वर्टिकल डिफरेंस की बात करते हैं हमारे पास, तो उसके लिए क्या कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास, टोपोग्राफिकल एलिवेशन और बैथमेट्रिक डेप्थ। तो ये क्या चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे मीन सी लेवल की बात करते हैं हमारे पास इसके केस में, तो हाई टाइड का लेवल देखा आपने, लो टाइड का लेवल देखा आपने, और फिर मीन सी लेवल देखा। तो आप इस मीन सी लेवल से क्या कर रहे हो, किसी भी पॉइंट की या कंट्रोल स्टेशन की हाइट निकाल रहे हो। इस हाइट को क्या कहते हैं हम, ऑर्थोमेट्रिक हाइट कहते हैं। मतलब कि हाइट अबव द मीन सी लेवल, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोमेट्रिक हाइट कहते हैं। तो ये क्या वर्टिकल डेटा में मीन सी लेवल, जो कि हमारे पास क्या चाहिए होता है, कंसिस्टेंट चाहिए होता है हमारे पास हर एक पोजिशन पे। फ्रॉम विच टोपोग्राफिकल एलिवेशन, जैसे इस कंट्रोल स्टेशन की हमने एलिवेशन या ऑर्थोमेट्रिक हाइट निकाली हमारे पास, जिसको हम बाथोमेट्रिक डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, वो मेजर की जाती है हमारे पास। द वर्टिकल डेटा में यूज टू डिफाइन द पोजिशनल हाइट एज इट रिलेट टू ए डिटरमाइंड रेफरेंस इन मैनी डे टू डे यूजेस। एलिवेशंस आर रेफर्ड टू एज ए हाइट अबव और बिलो सी लेवल। तो जैसे हमने देखा एलिवेशन है ये हमारे पास इस कंट्रोल स्टेशन का। इन मैनी डे टू डे यूजेस एलिवेशंस आर रेफर्ड टू एज ए हाइट अबव और बिलो सी लेवल। Height measurement reference to the ellipsoid are less accurate than when reference to the sea level। तो जब आप किसी भी इलिप्सॉइड को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देते हो या उस प्लेस पे यूज करते हो और उससे मेजरमेंट करते हो हाइट का, वो कम एक्यूरेट होता है हमारे पास एज कम्पेयर टू द सी लेवल। तो हम जनरली MSL को ही यूज करते हैं अपना एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। Additionally, since tides are constantly changing, raising and falling, the term sea level is considered the average of tide level, जिसे हम क्या कहते हैं, मीन सी लेवल या फिर एवरेज सी लेवल कहते हैं हमारे पास, ठीक है। द हाइट मेजरमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्रोल स्टेशन टू द जियोइड मीन सी लेवल। तो जियोइड जो है, जो हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट मानते हैं मीन सी लेवल को विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि जियोइड को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, ठीक है। तो हाइट मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्रोल स्टेशन टू द जियोइड या फिर मीन सी लेवल, जो हमने देखा। दिस इज जनरली कॉल्ड एज द मीन सी लेवल एलिवेशन और फॉर्मली नोन एज द ऑर्थोमेट्रिक हाइट। तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट देखा हमने, जो कि मीन सी लेवल से मेजर किया जाता है हमारे पास। फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज रेफरेंस सर्फेसेस वी मस्ट एग्जामिन द सेपरेशंस बिटवीन द एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्स जियोइड मतलब मीन सी लेवल एंड द जनरल बट सिंपल इलिप्सॉइड हमारे पास। तो अब हम इसके रिलेशनशिप को समझने के लिए क्या है, जो एक्यूरेट मतलब शेप है अर्थ का, जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर है हमारे पास, जिसको हम जियोइड कहते हैं, और जो जनरली हम चूज करते हैं वो है इलिप्सॉइड, जो कि सिंपल नेचर रखता है हमारे पास। उसके बारे में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम देखेंगे डायग्राम से, और इससे हमने न्यूमेरिकल भी प्रीवियस ईयर्स में देखा था, जियोइड हाइट और ऑर्थोमेट्रिक हाइट और इलिप्सॉइडल हाइट से रिलेटेड। तो उसको हम अभी फॉर्मूला देखेंगे उसका। These surfaces differences are called geoid ellipsoid separations और undulations।
ठीक है। तो इसको हम जियोइड हाइट भी कहते हैं हमारे पास, जियोइड इलिप्सॉइड सेपरेशन को, ठीक है, जिसको हम अंडुलेशन भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। द जियोइड इलिप्सॉइड सेपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिफाइनिंग द वर्टिकल पोजिशन एट इट रिलेट्स टू द वर्टिकल डेटम। तो ये निकालना जरूरी होता है वर्टिकल डेटम के लिए हमारे पास। जीपीएस एंड सर्टेन डेटम्स रेफरेंस द इलिप्सॉइड वाइल अदर वर्टिकल डेटम्स रेफरेंस द जियोइड। तो जीपीएस या फिर आप किसी पर्टिकुलर डेटम रेफरेंस को मानोगे तो वो क्या है, इलिप्सॉइड को रेफरेंस मान के चलते हैं। लेकिन कुछ वर्टिकल डेटम होते हैं जो जियोइड को रेफरेंस मान के चलते हैं, जिससे हम क्या निकालते, ऑर्थोमेट्रिक हाइट निकालते हैं। तो आप इससे इलिप्सॉइड से अगर आप किसी भी पॉइंट की हाइट निकाल रहे हो या उसका एलिवेशन डेटा निकाल रहे हो तो वो आपको क्या मिलेगा, इलिप्सॉइडल हाइट मिलेगी आपको, ठीक है, इलिप्सॉइडल या फिर आप कह लीजिए जियोडेटिक हाइट मिलेगी। लेकिन अगर आप मीन सी लेवल या जियोइड से किसी भी पॉइंट की हाइट निकाल रहे हो तो वो आपको क्या देगी, ऑर्थोमेट्रिक हाइट देगी। तो आप इसमें देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, जियोइड सरफेस है रेड कलर में, और ये जो आपका ग्रीन कलर में है वो क्या है हमारे पास, इलिप्सॉइड सरफेस हमको रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इलिप्सॉइड सरफेस से इस पॉइंट की हाइट निकाल रहे हो वो हमारे पास क्या देगा, जियोडेटिक और इलिप्सॉइड हाइट देगा हमारे पास स्मॉल h, और जो आप जियोइड से हाइट निकालेगे इस पॉइंट का वो क्या दे रहा है हमारे पास, ऑर्थोमेट्रिक हाइट दे रहा है। तो ये चीज़ हमने देखी है, मीन सी लेवल या फिर जियोइड से अगर आप किसी भी पॉइंट की हाइट निकालते हो, वर्टिकल हाइट निकालते हो, तो वो क्या है हमारे पास, ऑर्थोमेट्रिक हाइट होती है। अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास जियोइड सेपरेशन, जिसको हम जियोइड हाइट कहते हैं हमारे पास। तो जियोइड हाइट या जियोइड इलिप्सोइडल डिफरेंस हमारे पास है, या फिर आप जियोइड सेपरेशन कह लीजिए, अंडुलेशन कह लीजिए, वो हमारे पास दोनों डेटम के बीच का डिफरेंस है हमारे पास। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव वैल्यू देखने के लिए मिलेगी एन की, और क्योंकि जियोइड नीचे है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आपको तो एन की पॉजिटिव वैल्यू देखने के लिए मिलेगी जियोइड सेपरेशन की, क्योंकि जियोइड हाइट हमारे पास ऊपर है। तो ये जो वैल्यूज है हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है जियोइड सेपरेशन की। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ऑर्थोमेट्रिक हाइट जो होती है वो इक्वल टू जियोइड या इलिप्सोइडल हाइट माइनस का जियोइड सेपरेशन के बराबर होती है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और इससे हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी देखा है कि h इज इक्वल टू एच माइनस का n होता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें ये ऑर्थोमेट्रिक हाइट हो गई, ये हमारे पास इलिप्सोइडल और जियोडेटिक हाइट हो गई, ये हमारे पास जियोइड सेपरेशन हो गया हमारे पास, ठीक है, दोनों डेटम के बीच का डिफरेंस हो गया। अब जीपीएस हमारे पास किससे मेजर करता है, इलिप्स, मतलब कि इलिप्सॉइड से रेफरेंस लेकर चलता है तो इलिप्सोइडल हाइट प्रोवाइड करता है हमारे पास, ठीक है, ये भी पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। Hence, we have to understand their relationship to link datums and determine precise vertical positioning and the relationship between the geoidal, ellipsoidal and topographic surfaces. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद देखते हैं बाथिमेट्री क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ अंडर वाटर डेप्थ ऑफ लेक और ओशियन फ्लोर एज अपोज टू एलिवेशन विच डिस्क्राइब द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम ए रेफरेंस लेवल दैट इज मीन सी लेवल। तो बाथिमेट्री क्या है कि जब हम अंडर वाटर का स्टडी करते हैं, क्योंकि ऊपर तो हम देख रहे हैं ऑर्थोमेट्रिक हाइट हमें मिल जाती है, लेकिन नीचे की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें क्या बाथिमेट्री कहलाता है, अगर हम अंडर वाटर डेप्थ की स्टडी कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो मीन सी लेवल से आप उसको रेफरेंस मान के उसकी हाइट निकाल सकते हैं, तो वो बाथिमेट्री कहलाता है। ये जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे हम। A coordinate system is required to locate points precisely as well as measure distance and direction correctly. तो coordinate systems का यूज कहाँ होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी अर्थ सरफेस पर किसी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए इन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हो, और इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। प्लेनर को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज देता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आपको इस पॉइंट की पोजीशन अर्थ सरफेस के ऊपर, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू किसके अंदर देगा, डिग्री मिनट सेकंड के अंदर देगा। लेकिन प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे तो वही पॉइंट जो है वो आपको मीटर के अंदर उस पॉइंट की पोजीशन प्रोवाइड करेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू के मीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। तो ये चीज़ अभी हम आगे देख लेंगे, बट इन दोनों का डिफरेंस है कि किसी पॉइंट का अगर आप प्रिसाइजली लोकेट करना चाहते हो तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी रेफरेंस मानते हो उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेट आपको उस पॉइंट की मेजर किए जाते हैं हमारे पास। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस और डायरेक्शन को करेक्टली मेजर करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है।
A coordinate is a number set that denotes a specific location within a reference system. A coordinate system is often structured in a two-dimensional or three-dimensional plane that consists of a set of reference points and rules that define the spatial position of the point. तो सिंपल है कि आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन और डायरेक्शन जो भी मिलती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू मिलती है हमारे पास. इन जनरल देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. फर्स्ट इज द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज द रेक्टेंगुलर और प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सबसे पहले हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखते हैं. जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इनेबल्स एवरी लोकेशन ऑन द अर्थ टू बी स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ नंबर्स. तो आपको किसी भी पॉइंट की अर्थ सरफेस के ऊपर अगर पोजीशन या उसकी लोकेशन निकालनी है तो आपको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से मिल जाते हैं. हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर होते हैं, मतलब कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या और हमारे पास इलिप्सोइडल हाइट के फॉर्म में आपको उसकी पोजीशन मिल जाती है उस पॉइंट की. ठीक है, तो लोकेशंस ऑन द अर्थ सरफेस आर डिफाइंड बाय थ्री नंबर्स: लैटिट्यूड ऑल्सो नोन एज पैरेलल, लॉन्गिट्यूड ऑल्सो नोन एज मेरिडियन एंड इलिप्सोइडल हाइट. तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो आप जानते हो, ये सब हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड हो गए हमारे पास जिनको हम मेरिडियन कहते हैं, और लैटिट्यूड क्या हो गया हमारे पास जिनको हम पैरेलल कहते हैं, वो हमारे पास ये वाले लैटिट्यूड हो गए हमारे पास. तो इसके फॉर्म में आपको क्या है, किसी भी पॉइंट की थ्री डायमेंशनल पोजीशन मिल जाएगी अलॉन्ग विद द इलिप्सोइडल हाइट. ठीक है, ऑर्थोमेट्रिक हाइट नहीं है, ये हमारे पास इलिप्सोइडल हाइट है हमारे पास, जो कि आपको जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलती है. इट इज द प्राइमरी सिस्टम एंड इज यूज्ड फॉर ऑल बेसिक मैपिंग सच एज नेविगेशन एंड फंडामेंटल सर्वेइंग. तो जब भी आप मैपिंग कर रहे हो या नेविगेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो या सर्विंग पर्पज के लिए, तो आपको ये जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके फॉर्म में आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन देखने के लिए मिलती है. दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग पोजीशन ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ. यू कैन सी अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस इन द फिगर 9. तो जब भी आपको कोई भी कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इंक्लूड करना है तो आपको क्या है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसका जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ को इंक्लूड किया जाता है. या फिर आप किसी भी अर्थ सरफेस पे कोई भी पॉइंट निकाल रहे हो तो आप जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हो. द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड ऑन द अर्थ थ्री डायमेंशनल इलिप्सोइडल और on the othelic sphere through a series of horizontal and vertical reference lines. The vertical lines are called longitude. Since longitudes meet at the pole, they are often called meridians. तो ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं और हमने ये मैप प्रोजेक्शन में भी डिस्कस की थी कि ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए हमारे पास जो कि सर्कुलर फॉर्म में रहती है हमारे पास, और पोल्स से निकलती है, नॉर्थ से तो साउथ पे मिलती है और साउथ से निकलती है तो नॉर्थ पे मिलती है हमारे पास. तो मतलब कि पॉइंट पोल्स में मर्ज हो जाती है हमारे पास. इनको हम लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस भी कहते हैं हमारे पास. और जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की, जिनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, इनको हम पैरेलल भी कहते हैं हमारे पास. और ये जो सेंट्रल लाइन लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. लैटिट्यूड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयरफॉर ऑफन कॉल्ड पैरेलल्स. अर्थ पैरेलल इंटरसेक्ट एवरी मेरिडियन एट राइट एंगल. तो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं हमारे पास. ठीक है, द सेंट्रल पैरेलल लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द पोल्स इज कॉल्ड इक्वेटर. दिस सेंट्रल स्टैंडर्ड पैरेलल होल्ड्स अ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ 0 डिग्री. तो अब आपको इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो लैटिट्यूड है वो आपको 0 डिग्री वैल्यू मिलेगा. फिर यहाँ पे आप मान लीजिए 30 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है. इस तरीके से 90 डिग्री आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक्चुअली पोल पे देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, और जब हम मेरिडियंस की बात करते हैं तो एक ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन होता है जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होता है. तो ईस्ट में आपको 180 डिग्री, सॉरी वेस्ट में आपको 180 डिग्री और ईस्ट में आपको 180 डिग्री देखने के लिए मिलता है हमारे पास. ठीक है, उसके बेसिस पे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में निकाल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है और यहाँ पे आपका कौन सा लैटिट्यूड की वैल्यू है, वो आपका इस पॉइंट का पोजीशन को डिटरमाइन करेगा. ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड. ठीक है, तो लैटिट्यूड जो इक्वेटर था वो 0 डिग्री रखता है और पोल्स पे हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, साउथ पे और नॉर्थ पे. उसके अलावा आप देखोगे कि बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड की,
तो द रिमेनिंग पैरेलल्स आर असाइन एंगुलर वैल्यू रिलेटिव टू देयर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्या डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री हो गया हमारे पास। जैसे जैसे फार अवे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है हमारे पास, पोल पर 90 डिग्री हो जाएगी। लेकिन प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ पोल एंड आर असाइनिंग पैरेलल्स रेंजिंग फ्रॉम द 0 to 90 डिग्री। तो वैल्यू जो होती है हमारे पास लैटिट्यूड की, या फिर आप पैरेलल कह लीजिए, उनकी वैल्यू जो वेरी करती है वो 0 to 90 डिग्री करती है हमारे पास। ये याद रखना है आपको। 90 डिग्री हमारे पास क्या नॉर्थ भी हो सकता है और 90 डिग्री साउथ भी हो सकता है हमारे पास। टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। Likewise, the lines of latitude progressing from the equator towards the south pole are assigned parallels ranging from the 0 to 90 degree south। तो नॉर्थ की तरफ अगर हम जाते हैं ऊपर की तरफ तो 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, साउथ में जाते हैं हमारे पास तो 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं वहाँ पर, और ये क्या 0 डिग्री है इक्वेटर पे। तो ये हम लैटिट्यूड की कैसे वैल्यू असाइन होती है वो चीज़ समझ लिए। अब हम बात करते हैं मेरिडियन की, मतलब लॉन्गिट्यूड की। इसमें क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन जो होता है प्राइम मेरिडियन कहलाता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है हमारे पास। तो ठीक है, आपका ये वैल्यू क्या है 0 डिग्री हो जाती है पैरेलल के केस में। अब इसमें आप देखोगे तो वेस्ट में आप 180 डिग्री तक जाओगे और ईस्ट में 180 डिग्री तक जाओगे। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स प्रोग्रेसिंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन आर असाइंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट। और जो ये जो ईस्ट है वो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। अगर हम कोई भी पॉजिटिव 90 डिग्री लिख रहे हैं इसका मतलब वो ईस्ट साइड 90 डिग्री है प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। अगर हम यही माइनस का 90 डिग्री लिख रहे हैं इसका मतलब वो वेस्ट साइड है प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। तो ईस्ट अगर ले रहे हैं 0 से 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 0 to +180 डिग्री। एंड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड प्रोग्रेसिंग वेस्टवर्ड आर असाइंड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द 0 to 180 डिग्री वेस्ट, अदरवाइज 0 to -180 डिग्री, ठीक है। तो माइनस वैल्यू जो है वो हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन रहती है और पॉजिटिव डायरेक्शन जो रहती है वो हमारे पास ईस्टवर्ड रहती है। तो किस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम कैसे असाइन करते हैं वो चीज़ हमने इसमें समझी है, और वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, वो आपको आने चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट की लोकेशन है ये वाली, वो है 60 डिग्री, एग्जैक्टली 60 डिग्री ईस्ट है हमारे पास और 54 डिग्री नॉर्थ है हमारे पास। इस फिगर में आप देखोगे ये 0 डिग्री है हमारे पास ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, और यहाँ से पॉजिटिव है इस पॉइंट का, मतलब कि ये पॉइंट जो है वो एक्चुअली कितना है 60 डिग्री पे। ये जो पैरेलल है वो हमारे पास कितनी है 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। ये जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है वो 60 डिग्री है, और जो लैटिट्यूड की वैल्यू होगी वो आप इस इक्वेटर से मेजर करोगे। तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो रेंज है वो कितनी है हमारे पास 54 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा और ये 54 डिग्री हो जाएगा पैरेलल के केस में। लेकिन जो मेरिडियन के केस में था ये 0 डिग्री था और ये हमारे पास कितना था 60 डिग्री पे, 60 डिग्री वाली लाइन थी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये वाली ये जो पैरेलल है और ये जो हमारे पास मेरिडियन है, ये दोनों कौन से लाइंस पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हमारे पास क्या उस पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करता है वहाँ पे। तो 60 डिग्री ईस्ट है, मतलब हम इसको प्लस का 60 डिग्री भी लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे पास ईस्ट वर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, और ये जो 54 डिग्री नॉर्थ है वो हमारे पास क्या पैरेलल है, मतलब कि लैटिट्यूड वैल्यू है हमारे पास, इस पॉइंट की पोजिशनिंग वैल्यू है। उसके अलावा दूसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है हमारे पास प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Planar coordinate system is used to locate positions on a flat map representing Earth's curved surface। तो जैसे कि हम मैप प्रोजेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो भी 3D सरफेस है उसको हम फ्लैट मैप पे कन्वर्ट करते हैं। तो उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन कैलकुलेट या लोकेट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हमारे पास, ठीक है। इट इज इवॉल्व फ्रॉम द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से इवॉल्व हुआ है, और मेन हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं तो वो क्या है प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड रेफरेंस system in mathematics, science and GIS. The Cartesian system is a reference structure in which point positions are measured along intersecting planes in 2 and 3 dimensions, ठीक है।
तो जैसे हमने जियोग्राफिक रेफरेंस सिस्टम देखा था, वैसे ही हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम जो है वो भी रेफरेंस स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम किसी भी पॉइंट की 2D और 3D पोजिशन लोकेट कर सकते हैं हमारे पास इस सिस्टम के अंदर। द इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर ऑल प्लेन्स इज कॉल्ड द ओरिजिन। ऑल मेजरमेंट distance increments are consistent on every intersecting plane and throughout the system. These planes are detailed along the x, y and z direction. तो जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है हमारे पास, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 0 0 हो गया, और इसी के बेसिस पे हमारे पास किसी भी पॉइंट की हम पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं x और y। ये तो 2D हो गया। वैसे ही हमारे पास क्या x, y, z और 3 डायमेंशनल के लिए हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स रहते हैं वो 0 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जैसे भी सिंपल है, जैसे क्वाड्रेंट्स बना दिए जाते हैं इसके अंदर। तो लेफ्ट जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव रहती है, और उसी के बेसिस पे उसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हम ऊपर डिफाइन करते हैं, वैसे ही उसका हमारे पास x और y का जो वैल्यू रहता है पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पे जैसे हमने जियोग्राफिक सिस्टम में देखा था कि 0 जो लैटिट्यूड है वो हमारे पास इक्वेटर रिप्रेजेंट कर रहा था, और 0 जो लॉन्गिट्यूड था वो हमारे पास ग्रीनविच जो मतलब कि मेरिडियन था वो रिप्रेजेंट कर रहा था। उसी के बेसिस पे सेम सिमिलर है हमारे पास यहाँ पे अभी 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास दो प्लेन्स का। तो उसके रेस्पेक्ट में हम वैल्यू उसकी पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, वही हमारे पास क्या है, लोकेशन होती है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में। सो इसमें देख लेते हैं, सिंपल है कि द कार्टेशियन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व्स 2 एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस एंड वर्टिकल y एक्सिस. These axes are subdivided into units of specified distance from the origin 0 0. This planar 2-dimensional model is divided into 4 quadrants. ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है बाय द परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग एक्सिस। तो आप इसमें देखिए कि ये जो इंटरसेक्टिंग एक्सिस है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन 0 0, उसके रेस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते हैं हमारे पास। दीज आर लेबल्ड एज क्वाड्रेंट्स 1 to 4 एंड स्टार्टिंग इन द अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट एंड प्रोग्रेसिंग काउंटर क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है और उसके बाद हमारे पास नंबरिंग या उसकी नेमिंग किस टाइप से की जाती है। सबसे पहले जो राइट अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट रहेगा ये हमारे पास हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, जिससे कि हमें पता रहे कि इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है। देखिए आप सिंपल जब हम कोई भी लाइन बनाते हैं हमारे पास या किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो कैसे करते हैं, एक्स और वाई 2 डायमेंशनल एक्सिस रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस रहेगा, ये हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस रहेगा, ये प्लस का वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का वाई रहेगा, ठीक है, ये वाई है हमारे पास माइनस का। अब इसमें आप कोई भी पॉइंट लोकेट करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया हमारे पास, फिर काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया हमारे पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब आप इसमें देख सकते हो कि इस क्वाड्रेंट में प्लस का एक्स है और प्लस का वाई है हमारे पास। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो माइनस का एक्स है, प्लस का वाई है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस का वाई है। वैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो आपको दोनों नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा, माइनस का वाई और माइनस का एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस का एक्स और माइनस का वाई देखने के लिए मिलता है। तो आप ये देखिए क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव हैं, क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई है हमारे पास, क्वाड्रेंट 3 में माइनस एक्स माइनस वाई है हमारे पास, और क्वाड्रेंट 4 में प्लस एक्स माइनस वाई है। तो जब आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हो तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और आपका एक यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, यहाँ पे आपको दोनों एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी हमारे पास। तो इसमें आप देख सकते हो इस फिगर में क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे ए फिगर में, बी में हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन है x1 y1 है और यहाँ की x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम सिंपली कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट करते हैं हमारे पास। तो ये क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा या फिर ये लाइन की लेंथ निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ आगे डिस्कस की हुई है।
कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड ऑन मैप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन। सिंपल होती है इससे कैलकुलेशन, जैसे कि हमने अभी बी फिगर में देखा था। कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इज वेरी बेसिक, हाउएवर कैलकुलेटिंग डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन ऑन ए स्फीयर और ऑन अर्थ सरफेस आर नॉट दैट सिंपल बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो जैसे हम यहाँ पे इजिली उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास अर्थ सरफेस, क्योंकि 3D सरफेस होता है, तो वहाँ पे डिस्टेंस और डायरेक्शन को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे पास। देयरफॉर वर्किंग विद ए प्लेनर surface simplifies calculation and promotes the use of the maps. This can be used for applications at different scale. तो इससे क्या डिफरेंट स्केल के लिए भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है वो सिग्निफिकेंट होता है, सिंपली होता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली है उन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस को स्क्वायर कीजिए और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए और स्क्वायर रूट कर दीजिए। मतलब सिंपल जैसे हम कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जब हमारे पास उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता रहते हैं, जो अभी हमने इक्वेशन यूज की उसी को इस फॉर्म में लिख दिया हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्वायर रूट हो गया और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। x1 x1 y1 और x2 y2 हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं 2 पॉइंट्स के इन द कार्टेशियन प्लेन। द वैल्यू ऑफ x एंड y शुड बी टेकन विद प्रॉपर अर्थमेटिक साइंस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें जो हम पॉजिटिव माइनस ले रहे हैं, प्लस और माइनस ले रहे हैं, तो अगर इन दोनों के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना है तो x1 को पॉजिटिव ही लेना है अगर वो पॉजिटिव है, x2 को नेगेटिव लेना है अगर वो नेगेटिव है। अगर ये x2 मान लीजिए नेगेटिव है तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी। अगर ये हमारे पास x2 पॉजिटिव है और x1 भी पॉजिटिव है तो ये हमारे पास दोनों में डिफरेंस आउट होगा। तो कहने का मतलब है जो भी हमारे पास अर्थमेटिक साइन होगा x और y का वो आपको कंसिडर करना है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स फॉलिंग इन क्वाड्रेंट 1 बोथ विल बी x एंड y वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, whereas points falling in the quadrant second x value will be negative and y value will be positive। तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव कंसीडर करनी है और जो वैल्यू नेगेटिव है वो नेगेटिव कंसीडर करनी है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमने, ठीक है। इफ अर्थमेटिक साइंस आर नॉट प्रॉपरली यूज्ड द डिस्टेंस कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव फॉर्मूला विल नॉट बी करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो गलत रिजल्ट देगा अगर आप अर्थमेटिक साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हो तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इजीली चेंज भी कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास क्या होता है, इसका ऑप्शंस भी आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैप्स का टॉपिक था जो कि सेक्शन 1 का है, पार्ट ए गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी हारी ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए। थैंक यू।